जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण वंश लोधी वंश की चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित जरूर होगी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए लोधी वंश, इसकी स्थापना होती 1451 में और 1526 तक इसका शासन चलता है। देखिए लोधी वंश यहाँ पर दिया गया, इसके शासकों के बारे में बताया गया, इनकी कालावधि मतलब कब से कब तक इनका शासन चलता है, और यहाँ पर विशेष उपाधियाँ दी गई हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब देखते हैं लोधी वंश में कौन कौन से शासक होते हैं और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। सबसे पहले बहलोल लोधी। बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक होता है। 1451 से लेकर 1489 तक इसका शासन चलता है। इसने गाजी और इस्लाम खान की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि गाजी की उपाधि लोधी वंश में किसने धारण किया है? बहलोल लोधी। और इस्लाम खां भी इसकी उपाधि होती है। प्राचीन काल में बिंदुसार तथा मध्यकाल में बहलोल लोधी सिजेरियन तकनीकी से जन्म लेने वाले शासक थे। देखिए बिंदुसार ये मौर्य वंश के शासक थे, इनका भी जन्म सिजेरियन तकनीकी से हुआ था, और बहलोल लोधी इनका भी जन्म सिजेरियन तकनीकी से हुआ था। सिजेरियन तकनीकी जैसा कि वर्तमान में चलता है ऑपरेशन या फिर सर्जरी के द्वारा संतान उत्पन्न होना, तो ये बिंदुसार और बहलोल लोधी दोनों सर्जरी के द्वारा पैदा हुए संतान हैं। इनका दो बार राज्याभिषेक हुआ। देखिए दोनों के साथ ये संयोग था कि दोनों का राज्याभिषेक दो बार किया गया। फिर आगे बताया जा रहा है कि फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, शेर शाह सूरी, औरंगजेब और शिवाजी, इनका दो बार राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ पर और कई शासकों का नाम बताया जा रहा है, फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, शेर शाह सूरी और औरंगजेब, और साथ ही साथ शिवाजी, इन लोगों का भी दो बार राज्याभिषेक हुआ है। इसने 1484 ईस्वी में सरकी वंश के अंतिम शासक सुल्तान हुसैन शाह सरकी से जौनपुर जीत लिया। देखिए सरकी वंश का शासक होता है हुसैन शाह सरकी, जिसका कि जौनपुर पर अधिकार होता है। तो जौनपुर बहलोल लोधी जीत लेता है और अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया सिकंदर लोधी। जो अगला लोधी वंश शासक होता है ये सिकंदर लोधी होता है, जो कि 1489 से लेकर 1517 तक शासन करता है। इसका उपनाम होता है गुलरुखी। तो इसका उपनाम क्या है? गुलरुखी। सल्तनत काल में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोधी के समय में थी। मतलब जो गुप्तचर विभाग है ना, गुप्तचर विभाग मतलब जो खुफिया एजेंसी है, सबसे बेहतरीन व्यवस्था सिकंदर लोधी की थी। आगरा नगर की स्थापना और इसका नामकरण इसी ने किया था। मतलब आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया। दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ नंबर देख पा रहे हैं। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हो और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर जब आप लिखेंगे तो इसमें सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं क्लास की। देखिए यहाँ पर अब इब्राहिम लोधी के बारे में बताया जा रहा है। इब्राहिम लोधी ये लोधी वंश का अंतिम शासक होता है और साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक होता है, क्योंकि इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना की थी। 1517 से लेकर 1526 तक इसका शासन चलता है, जहाँ पर यह युद्ध क्षेत्र में मरने वाला एकमात्र सुल्तान था। मतलब ये युद्ध क्षेत्र में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। ये इकलौता सुल्तान था जो कि युद्ध क्षेत्र में मरा था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को अनपरखा सुरमा और कंजूस कहा था। मतलब बाबर ने इसे क्या क्या संज्ञा दिया है? अनपरखा सुरमा, और साथ ही साथ इसे कंजूस की भी संज्ञा दी है। अब यहाँ पर कुछ वन लाइनर तथ्य दिए हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दिया है
लोधी वंश की राजधानी 1451 से लेकर 1506 तक अर्थात 56 वर्षों तक दिल्ली रही थी। इसके बाद क्या होता है, इसके पश्चात 1506 से लेकर 1526 तक मतलब 20 वर्षों तक इसकी राजधानी आगरा रही थी। तो आपको ध्यान देना है कि स्टार्ट में इनकी राजधानी कहाँ रहती है, दिल्ली रहती है, लेकिन फिर बाद में इनकी राजधानी कहाँ हो जाती है, इनकी राजधानी हो जाती है आगरा। आपने पीछे देखा है कि आगरा शहर किसने बसाया था, आगरा शहर सिकंदर लोधी ने बसाया और उसने राजधानी भी परिवर्तित कर लिया है। सिकंदर जो है लोधी, वो लोधी वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। यह पहला अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। इसके पश्चात द्वितीय अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने किया था। मतलब पहला अफगानी वंश होता है जो दिल्ली पर शासन करता है, और दूसरा अफगानी वंश कौन होता है, ये होता है शेरशाह सूरी का। फिरोज तुगलक, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब और शिवाजी। देखिए इन शासकों का दो बार राज्याभिषेक किया गया है। ये पीछे भी हम लोगों ने पॉइंट देख रखा है। सिकंदर लोधी ने पुनः सैनिकों का हुलिया, चेहरा लिखना और घोड़ों को दागने की प्रथा जारी किया था। देखिए ये औरंगजेब ने भी किया था और फिर बाद में सिकंदर लोधी भी करता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है सिकंदर लोधी ने 500 बंदियों के साथ जैन हंस सूरी की प्रार्थना सुनकर उन्हें मुक्त कर दिया। देखिए 500 बंदी होते हैं और उनके साथ एक जैन गुरु होते हैं हंस सूरी, इनकी प्रार्थना सुनता है और इन्हें मुक्त कर देता है। सुल्तान ने जैन भिक्षु जम्बूजी को भूदान दिया था। जैन भिक्षु है जम्बूजी, इनको इन्होंने दान दिया था। सिकंदरा नामक गांव सिकंदर लोधी ने बसाया था। इसी सिकंदरा का नाम अकबर ने बहिस्ताबाद किया था। देखिए सिकंदरा ये शहर किसने बसाया, ये शहर बसाया सिकंदर लोधी ने, और फिर बाद में क्या होता है, अकबर इसका नाम बदल करके बहिस्ताबाद कर देता है। बहलोल लोधी के समय में ग्वालियर का शासक कीर्ति सिंह मतलब रायकरण था। फिर आगे बताया जा रहा है सिकंदर लोधी के समय में मान सिंह और इब्राहिम लोधी के समय में मान सिंह तथा मान सिंह का पुत्र विक्रमादित्य शासन करता है। देखिए बस इतना याद रखना है कि बहलोल लोधी का समकालीन कौन होता है, ग्वालियर का शासक कीर्ति सिंह, जिसका नाम रायकरण भी होता है। सिकंदर लोधी के समय में मान सिंह रहता है और इब्राहिम लोधी के समय में कुछ समय तक मान सिंह का शासन रहता है और इसके बाद इसका पुत्र हो जाता है विक्रमादित्य, इनका शासन चलता है। अब आगे यहाँ पर बहलोल लोधी के से जुड़े कुछ तथ्य दिए हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 में किया था। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। देखिए ये बहलोल शाह गाजी के नाम से गद्दी पर बैठता है और इसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। मतलब ये धार्मिक कट्टरपंथी नहीं था, मतलब हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं था। बहलोल लोधी राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर दरबारियों के बीच बैठता था। मतलब ये सिंहासन पर नहीं बैठता था, जो दरबारी होते थे उनके बीच बैठने का काम किया करता था। लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह को पराजित किया एवं अपने पुत्र बारबक शाह को जौनपुर का शासक बना दिया। मतलब जो जौनपुर का शासक होता है हुसैन शाह सरफी है ना, ये सरफी वंश का शासक होता है, इसको पराजित करता है और अपना पुत्र होता है बारबक शाह, इसको वहाँ का शासक बना देता है। बहलोल लोधी ने ग्वालियर के शासक मान सिंह को हराया और वहीं से लौटते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। इसने मान सिंह को पराजित किया और वहाँ से जब वापस आ रहा था तो इसकी मृत्यु हो जाती है। बहलोल लोधी के दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे, जैसे राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नर सिंह, राय त्रिलोक चंद्र और राय दादू, ये इसके दरबार में रहा करते थे। उसने बहलोल सिक्का चलाया था जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन हुआ करता था। बहलोल नामक सिक्का बहलोल लोधी ने चलाया। बहलोल लोधी ने अपनी मृत्यु के पहले अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जैबंद एक सुनार की पुत्री थी। देखिए ये अपने मरने से पहले ही क्या करता है कि अपने पुत्र, इसका तीसरा पुत्र होता है निजाम खां, इसको क्या करता है शासक मतलब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। लेकिन सरदार इसका विरोध करते, क्यों करते हैं, क्योंकि निजाम खां माँ की जो इसकी जैबंद थी वो एक हिंदू थी, है ना। आगे यहाँ पर दिया हुआ है कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और वह लोधी वंश का महानतम शासक था। देखिए मतलब जो निजाम खां है इसी का नाम था सिकंदर शाह, है ना, जो सिकंदर लोधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और ये महानतम शासक बनता है। अब यहाँ पर सिकंदर लोधी का जिक्र दिया गया। देखिए सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1517 तक शासन करता है। बहलोल का उत्तराधिकारी था। इसका मूल नाम निजाम खां था, तो ये आपको याद रखना है ना। इसका उपनाम गुलरुखी मतलब गुलाबी चेहरा था। इसी उपनाम से कविताएं लिखता था। इसका राज्याभिषेक काली नदी के तट पर स्थित कुसले फिरोज में हुआ था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापन हेतु गज ए सिकंदरी पैमाना बनवाया। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार बना है कि गज ए सिकंदरी ये पैमाना किसने चलवाया, जो सिकंदर लोधी ने चलाया।
सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और 1506 में इसको अपनी राजधानी बना लेते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पीछे भी देख रखा है। इसकी राजधानी पहले दिल्ली होती है, जो लोदी वंश होते हैं इनकी राजधानी पहले कहाँ होती है, दिल्ली होती है। फिर बाद में क्या करते हैं, दिल्ली से अपनी राजधानी स्थानांतरित करते हैं और राजधानी कहाँ रखते हैं, आगरा रख लेते हैं। आगे बताया जा रहा है सिकंदर लोदी ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी, इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी की थी। आगे सिकंदर लोदी ने मुहर्रम पर में ताजिए निकलवाना बंद कर दिया और पीरों और संतों के मज़ारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोका था। मतलब जो ताजिया निकलता था इसको रोक दिया था सिकंदर लोदी ने, और जो पीर है तथा संतों की मज़ार है वहाँ पे मुस्लिम स्त्रियों को जाना अवैध इसने घोषित कर दिया कि अब महिलाएं वहाँ पर नहीं जा पाएंगी। आगे वह शिक्षित और विद्वान था। उसने स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी, है ना। फरहंगे सिकंदरी क्या है, ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है, ये फारसी भाषा में लिखा गया है। उस समय में गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत एक सिकंदर शाही की रचना हुई थी। तो ये गायन का एक ग्रंथ है लज्जत सिकंदर शाही, इसकी रचना भी करवाई गई थी। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। सुल्तान सिकंदर ने अनाज से जकात समाप्त कर दिया था। मतलब जो अनाज पर लगने वाला कर होता था जकात, इसको इन्होंने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। आगे यहाँ पर दिया जा रहा है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। ये पानीपत में हार जाता है बाबर से, है ना। यहाँ पे दिया जा रहा है, देखिए इब्राहिम लोदी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वह अंतिम लोदी सुल्तान था। इब्राहिम लोदी ने कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है, मतलब राजा का कोई भी सगा संबंधी नहीं है। ये किसका कथन है, तो ये इब्राहिम लोदी का कथन है। लोदी द्वारा आरोपित भू राजस्व का 1/4 था, मतलब जो भू राजस्व था 1/4 लिया करता था। तारीखे खाने जहानी, मतलब अफगानों का इतिहास के लेखक नियामतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। एक पुस्तक है तारीखे खान ए जहानी, ये अफगानों का इतिहास बताता है। इसमें इसको लिखा किसने, नियामतुल्लाह के अनुसार, मतलब नियामतुल्लाह ने लिखा है। ये बताते हैं कि इब्राहिम लोदी इकलौता ऐसा सुल्तान है जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। आगे दिया जा रहा है पानीपत में बाबर ने ईंटों से निर्मित एक मकबरे का निर्माण कर उसमें इब्राहिम लोदी को दफना दिया था, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए बाबर ने इब्राहिम लोदी को अनपरखा सुरमा और कंजूस कहा, जिससे ज़्यादा फिक्र अपने खजाने को भरने में थी। मतलब ये ज़्यादा परेशान होता था कि इसका खजाना भरा रहे, इसीलिए इसे कंजूस कहा है ना। 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य खातोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। देखिए 1518 महाराणा सांगा और इसके बाद इब्राहिम लोदी, इनके बीच होता है खातोली का युद्ध। खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। देखिए 1526, है ना, 21 अप्रैल डेट भी याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। अब इसमें क्या होता है, बाबर के योग्य सेनापति, तो श्रेष्ठ युद्ध नीति और तोप खाने के कारण इब्राहिम लोदी की पराजय हुआ और वह युद्ध स्थल में मारा गया। और पानीपत के युद्ध में ये क्या होता है कि दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना होती है। फरिश्ता के अनुसार वह मृत्यु पर्यंत लड़ा और एक सैनिक की भांति मारा गया। फिर नियामतुल्लाह के अनुसार सुल्तान इब्राहिम के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल में मारा नहीं गया। मतलब ये बताया जा रहा है कि वो एकदम सैनिक की भांति लड़ता है, मतलब लगातार लड़ता रहता है और अंतिम में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वहाँ से दिल्ली सल्तनत की कहानी खत्म हो जाती है। और आगे बढ़ते दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे सल्तनत कालीन प्रशासन एवं संस्कृति के बारे में दिया है। मतलब जो सल्तनत काल था, चाहे गुलाम वंश से, तुगलक वंश से, खिलजी वंश से, सैयद वंश से या फिर लोधी वंश से, उसमें क्या प्रशासन थी, कैसी संस्कृति चल रही थी, इन सब के बारे में हम लोग आगे समझेंगे। तो आज हम लोगों ने लोधी वंश को पूरा डन किया है। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टीम के पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किया तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आप देखिए अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, यूपी पीसीएस प्री, तो आप मात्र 1600 रुपये में कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वीडियो के फॉर्मेट में रहेगा। रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, इसकी वैलिडिटी 2 महीने होगी। कंप्लीट जीएस और कंप्लीट सीसेट, इसकी फीस मात्र 1600 रुपये। और अगर आप आरओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फीस आपकी 800 रुपये होगी। वीडियो कोर्स मिलेगा, 6 महीने की वैलिडिटी होगी। कंप्लीट जीएस और प्लस हिंदी, ये दोनों आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। तो ये क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।